आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। नमस्कार दोस्तों, आज जिस फिल्म अभिनेता से, फिल्म कलाकार से हम आपकी भेंट करवा रहे हैं, हमारे उस मेहमान के बारे में ये गीत कहता है कुछ। जो है अलबेला मदनैनो बाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला। खूबसूरत, मिलनसार, मीठे स्वभाव के इस फिल्म अभिनेता को प्रसिद्धि मिली इस नाम से। वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। और ये अलबेले अभिनेता फिल्मों के किसना और फिल्म जगत के मशहूर अभिनेता हैं विवेक ओबेरॉय, जिनकी फिल्म ग्रैंड मस्ती 2 के सेट पर पहुंची विविध भारती की टीम, जिसमें शामिल थे हमारे साथी राजेंद्र त्रिपाठी, जिन्होंने विविध भारती की ओर से बात की अभिनेता विवेक ओबेरॉय से। तो आइए सुनते हैं ये बातचीत। विवेक जी, विविध भारती के इस कार्यक्रम में आकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, मेरा सलाम, मेरा प्यार। और देखिए, मुलाकातें होती हैं बड़ी इत्तेफाक से होती हैं जी। और इस वक्त हमारे जहन में कई बातें चल रही हैं कि एक ऐसे स्टार से बात की जा रही है जो किसी स्टार का बेटा है। तो मैं इसी सवाल से शुरुआत करूंगा प्रोग्राम की कि फिल्मों में आपका जो आना हुआ वो इत्तेफाक था, संयोग था, कोइंसिडेंट था या सोची समझी एक आपकी योजना थी? बचपन से मुझे बड़ा शौक था थिएटर वगैरह करने का, और स्कूल के बहुत सारे प्लेस किए, बहुत सारे अवार्ड जीते बचपन में। और जितने ड्रामा टीचर थे सब ये कहते थे कि भाई लड़के में बहुत टैलेंट है, इस चीज़ को परस्यू करना चाहिए। फिर ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ लंदन से मैंने एक कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स किया था स्पीच एंड ड्रामा में, जिसमें मैंने न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व में अव्वल दर्जे का नंबर पाया। और तब मुझे ऐसे लगने लग गया 12-13 साल की उम्र में कि इसे मुझे बहुत सीरियसली करना चाहिए। और उसके बाद मुझे याद है पिताजी के साथ में बैठकर मैंने उनसे एक बात की थी। मैंने कहा कि मुझे लगता है कि मुझे भी एक्टर बनना है, और शायद मैं सिर्फ 12-13 साल का था। जी, बट क्लैरिटी मुझे काफ़ी थी। और पापा ने एक बहुत सुंदर बात कही जो मुझे आज भी याद है, और वो कहते हैं ना कि आप गांठ बांध लेते हैं कोई नसीहत को। तो उन्होंने मुझे कहा है कि बेटा, इट्स गुड टू डिज़ायर, सपने देखना चाहिए, बट डोंट डिज़ायर विदाउट डिजर्विंग। ओके। यानी कि पहले उस चीज़ के काबिल बनो, फिर उस चीज़ को अपने हक से मांगो कि भाई मुझे ये मौका चाहिए। तो उस चीज़ पर मैंने बहुत ध्यान दिया, उस नसीहत पर, और 14 साल की उम्र से बहुत सीरियसली मेहनत करने लगा। प्रोफेशनल थिएटर किया बहुत, हर कुछ, मतलब जैसे नुक्कड़ नाटक होते थे तो नुक्कड़ नाटक कर लेता था। पृथ्वी थिएटर में कोई शो का परफॉर्मेंस का मौका मिल जाता तो वहाँ चला जाता था। हिंदी, मराठी, अंग्रेज़ी, गुजराती, जो भाषा में कहीं ना कहीं परफॉर्म करने का मौका, जहाँ कोई एक ऐसा मौका मिल जाए, छोटा रोल हो सही, बट मंच पर उतरने का मौका मिल जाता तो छोड़ता नहीं था। जी। और धीरे धीरे करते करते फिर शायद 15-16 साल की उम्र में मैंने वॉइसिंग शुरू की, और डबिंग किया करता था सारे जो अंग्रेज़ी सीरियल्स आया करते थे उस ज़माने में। सैंटा बाबरा, बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल, स्मॉल वंडर, डिज्नी चैनल के जितने छोटे छोटे से, डिज्नी आवर के जितने वो कार्टून्स आया करते थे, उन सबको हिंदी में डबिंग करने लग गया था। और धीरे धीरे करके रेडियो प्लेस बहुत किए मैंने आरटीवीसी में। तो आरटीवीसी में मैंने बहुत रेडियो प्लेस किए, और सीखते सीखते अपने स्किल को होन करते करते, हुनर को बढ़ाते बढ़ाते एक मकाम पे पहुंचा जहाँ पे मुझे स्कॉलरशिप मिली न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी जाने की। और तब मैंने ये सोचा था कि पापा से 1 रुपया नहीं लूँगा। तो दिन में पढ़ाई करता था, शाम को जाकर छोटे छोटे ऑड जॉब्स करता था, कहीं कपड़ों की दुकान में, तो कभी कोई पिज्ज़ा की दुकान में। समर वेकेशंस में नहीं, रोज शाम को। तो सुबह उठकर सवेरे सवेरे चले जाता था पढ़ाई करने। जैसे यूनिवर्सिटी खत्म होती थी, क्लासेस खत्म होते थे 4-5 बजे, फिर जॉब पे निकल जाता था, दिन का 3-4 घंटा काम करता था।
और फिर वहाँ से पढ़ाई करके वापस आने के बाद पिताजी ने निर्णय लिया कि मैं अपने बेटे को लॉन्च करूंगा। और उन्होंने अब्बास मुस्तान साहब से गुजारिश की कि आप मेरी फिल्म बेटे की फिल्म डायरेक्ट कीजिए। सोल्जर फिल्म की शूटिंग चल रही थी उस दौरान, और एक स्क्रिप्ट लिखी गई और काफ़ी बात आगे बढ़ी। लेकिन मुझे जो कहते हैं ना, एक कहीं ना कहीं अंदर से एक बात काट रही थी कि पिताजी ने जो अपना मकाम हासिल किया खुद किया, अपने बलबूते पर, अपने टैलेंट पर। यहाँ पर कोई उनका माई बाप, कोई गॉडफादर नहीं था। और मुझे लगा कि मुझे भी अगर मौका मिले तो खुद अपनी स्ट्रगल पर, अपनी टैलेंट पर बनना चाहिए। तो मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैं पिताजी के सामने बैठा और मैंने कहा कि मुझे अंदर से मेरा जो कॉन्शियंस है वो मान नहीं रहा कि आप अपना जिंदगी की कमाई, अपनी पूंजी मुझ पर लगा रहे हैं, रिस्क कर रहे हैं। पिक्चर फ्लॉप हो गई तो, कुछ काम नहीं बना तो मैंने कहा कि मेरी किस्मत और मेरा टैलेंट, इन दोनों को मैं आजमाऊंगा और खुद स्ट्रगल करूंगा। तो पिताजी ने कहा, बेटा सोच लो, स्ट्रगल बहुत मुश्किल होता है, घंटों घंटों बाहर खड़ा रहना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा। और मैंने ये भी निर्णय लिया कि मैं किसी को बताऊंगा नहीं कि मैं सुरेश ओबेरॉय साहब का बेटा हूं। तो वो एक साल बहुत कठिन रहा, क्योंकि इतने रिजेक्शन देखे, 8-8 घंटे 9-9 घंटे लोग ऑफिस के बाहर खड़ा कर देते थे। मैं उसे एक तपस्या मानने लग गया, और उससे मेरे जो एक रिजॉल्व होता है ना, जो आप मन में ठान लेते हैं, निश्चय कर लेते हैं, वो और दृढ़ होता गया। और फाइनली फिर राम गोपाल वर्मा जी एक फिल्म बना रहे थे, कंपनी। मुझे सुनने में आया तो सोहम शाह जो अच्छे डायरेक्टर भी हैं, मित्र भी हैं, हम उम्र हैं, तो मैंने उनसे कहा, सोहम यार मुझे मिला दो, इंट्रोड्यूस करा दो, बट ये नहीं कहना कि मैं किसका बेटा हूँ। तो मुझे मिलाने ले गए सोहम। उन्होंने मेरा सर्टिफिकेट्स देखे, उन्होंने मेरे काम को देखा, मैंने क्या क्या किया हुआ है न्यूयॉर्क वगैरह में, और इम्प्रेस हुए। लेकिन उन्होंने कहा, यार तुम बड़े पॉलिश्ड हो और विदेश विदेश से पढ़ के आए हो, कहाँ तुम मतलब एक मुंबई की अंडरबेली, बिल्कुल स्लम के लड़के के लहजे को, उसके तेवर को कैसे समझोगे, ये नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कंपनी के लिए। मैंने कहा, सर मुझे एक मौका दे दीजिए, 15 दिन दे दीजिए, मैं वापस आता हूँ आपके पास। उन 15 दिनों में मैंने क्या किया, एक झोपड़पट्टी में एक खोली भाड़े पे ली जी, और जाकर 15 दिन झोपड़पट्टी में रहा, और वहां पर खाया पिया सोया, पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल किया, झोपड़ों में लोग कैसे रहते हैं, स्लम में किस तरह की लाइफ होती है, किस तरह से सुबह उठते हैं, किस तरह से मुंह धोते हैं, किस तरह से पानी भरते हैं, किस तरह से चाय पीते हैं, किस तरह से वड़ा पाव खाते हैं, किस तरह से बीड़ी फूंकते हैं, ये सारी चीजें मैंने ऑब्जर्व की। ऑब्जर्व करके फिर मैंने, एक अपना दोस्त है फोटोग्राफर, वो भी स्ट्रगल कर रहा था उस जमाने में, मैंने कहा थोड़ी मेरी मदद कर दे, मेरा अगर काम शुरू हो जाएगा मैं तुझे याद रखूंगा। और हमने एक फोटोज लिए, जैसे कहते हैं ना डे इन द लाइफ, कि इस इंसान जो चंदू नागरे है, इस किरदार की जिंदगी में नॉर्मली क्या होता होगा। और वो फोटोज लेकर 14 दिन के बाद मुझे 15 दिन के बाद मुझे एक मीटिंग मिली राम गोपाल वर्मा साहब की। उनके ऑफिस के बाहर गया मैं जी। सबसे पहले तो मुझे वॉचमैन ने रोक दिया कि आप कहाँ जा रहे हैं भाई, कौन है आप। तो मैंने कहा चलो ये पहली विक्ट्री, पहला पड़ाव पास हुआ, पहले टेस्ट में हम पास हुए। और बिल्कुल वो कपड़े पहनकर, मुंह में बीड़ी, हाथ में वो फोटोग्राफ्स का बंच, बाल बिखरे हुए, भाईगिरी, हाँ बिल्कुल, और चेहरे पे पूरा वो मड वगैरह लगा के, मिट्टी विट्टी लगा के पूरा। मुझे याद है बाहर फ्लावर पॉट था, वो फ्लावर पॉट के अंदर से मिट्टी लगा के मैंने अपने हाथों पे भी रब किया, अपने बालों में भी थोड़ा लगाया कि थोड़ा सा गंदा सा दिखना चाहिए, इम्पैक्ट है, रफ दिखना चाहिए। और रामू जी के दरवाजे के बाहर खड़ा था, उन्होंने कहा कम इन। तो ऊपर वाले का नाम लिया, ये दरवाजे को एटीट्यूड में लात मारकर एंटर किया, आकर सामने कुर्सी खींचकर बैठा, पैर उनके टेबल के ऊपर रखे सामने, और टेबल पर रख के बिल्कुल फेंक दिया, मानो कि एक ऑडिशन कर रहा हूँ, फेंक दिया फोटो सामने। और मैंने बोला, हे थोपड़ा क्या देखता है, फोटो देख फोटो। तो और बीड़ी फूकता रहा मैं उनके सामने, और रामू जी फोटो देख रहे थे और चौंक गए थे कि ये क्या है। अच्छा, इससे पहले जो मेरी न्यूयॉर्क की फोटोज थी वो उनके सामने थे टेबल पर, और चंदन अरोरा जो हमारे एडिटर थे वो सामने बैठे थे और कह रहे थे कि यार ये लड़का बिल्कुल सूट नहीं करेगा, ये बहुत पॉलिश, चिकना, टिपिकल हीरो टाइप का लगता है, ये कैसे बनेगा अंडरवर्ल्ड का गैंगस्टर। जब उन्होंने मेरा वो अवतार देखा तो उन्होंने कहा, 5 मिनट के अंदर खड़े हो गए, उन्होंने कहा बीड़ी फेंक दो, अब बात कर लेते हैं, आपको साइन करना है। और जब उन्होंने मुझे साइन किया तब मैंने उनको बताया कि मैं आशीर्वाद लेना चाहूंगा अपने पापा का, आप उनको जानते हैं, आप उनके साथ काम कर चुके हैं। अच्छा कौन है तुम्हारे पापा? मैंने कहा सुरेश ओबेरॉय साहब। क्या बात है,
तो तुमने पहले कभी बताया नहीं? मैंने कहा सर मैं खुद बनना चाहता था, और इस बात की उन्होंने बहुत तारीफ की, बहुत अप्रिशिएट किया इस बात को। मैं चाहता हूं कि बातचीत को थोड़ा सा विराम दें और आपकी फिल्म कंपनी का कोई गाना यहाँ पर सुनवाते हैं सुनने वालों को। चलिए, बहुत बढ़िया। तेरा मुश्किल तू मर गया समझ ले, मरना भी तेरा मुश्किल तू वो कर गया समझ ले। जीना है तेरा मुश्किल तू मर गया समझ ले, मरना भी तेरा मुश्किल तू वो कर गया समझ ले। जहाँ मैं तेरा बस यही है ठिकाना, है जहाँ मैं तेरा बस यही है ठिकाना। अरे बच के तू रहना रे, बच के तू रहना। ये वो रास्ता है जहाँ मुड़ना मुश्किल, ये वो रास्ता है शुरू हो गई तो खल्लास, 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 अरे बिल्कुल खल्लास। बच के तू रहना रे, बच के तू रहना, नहीं तू जाओगा मिलेगा संभलना। बच के तू रहना रे, बच के तू रहना, नहीं दूसरा मौका मिलेगा संभलना। कहीं भी छुपा हो तुझे
तो दोस्तों, ये था फिल्म कंपनी का अपने दौर का मकबूल गाना। और अब विवेक जी, शुरुआती दौर में जिस तरह से आपकी योजना थी और आपने बताया कि विदेश में जब गए थे आप, तो अर्निंग विथ लर्निंग का जो सिलसिला था जी, उसने कामयाबी में बड़ा हिस्सा निभाया आपका। लेकिन एक बात होती है, और जहन में आपके ये भी रहा होगा, चाहे आप कितने भी खुददार रहे हों, लेकिन फिल्मी परिवेश अगर मिलता है, थोड़ा सपोर्ट तो होता ही है, लेकिन उसके बावजूद एक बात यहाँ ये भी लागू होती है कि शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद खन्ना, ये विलन से हीरो बने थे, एक जमाना था जी। और माशाल्लाह आपके पिताजी की और आपकी आवाज़ भी दमदार है, जोरदार है, बड़ी बेसफुल है। तो रामू जी तो खैर आपसे प्रभावित हुए ही होंगे, लेकिन जो हैदराबाद में बचपन बीता आपका, जी, क्योंकि ये आपका जन्म हैदराबाद में हुआ है जी, बिल्कुल। और प्रारंभिक जो पढ़ाई हुई है वहाँ की है जी। तो हिंदी का जो टच आया, क्योंकि तेलुगु वहाँ की मातृभाषा है। पिताजी का तलफ़ुज़ हमेशा से बहुत साफ रहा और हिंदी में जब बात करते थे तो बहुत स्पष्टता से बात करते थे। और मुझे याद है कि जब मुझे एक्टर बनना था और ख़ासकर जब रेडियो प्लेस करने थे, डबिंग करना था, तो घंटों घंटों में न्यूज़ रिपोर्ट्स देखा करता था। दूरदर्शन की जो बात करने का लहजा उस ज़माने में बहुत क्रिस्प और बहुत बढ़िया हुआ करता था, बहुत साफ न्यूज़ रीडर्स बोलते थे जी। तो हिंदी की न्यूज़, उर्दू की न्यूज़ में बैठकर देखता, न्यूज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बस उनकी आवाज़ सुनता था कि किस तरह से बात कर रहे हैं। और फिर बहुत सारे गुरु मिले, एक एक ने बहुत मदद की, बहुत सबका कंट्रीब्यूशन रहा और सबसे बड़े गुरु तो पिताजी ही थे। तो भाषा में स्पष्टता लाना, तलफ़ुज़ साफ करना, इसमें पिताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा। वैसे ये जानना चाहूँगा कि कितनी भाषाएं जानते हैं आप? 7 या 8। कौन कौन सी? हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, मराठी, गुजराती, तमिल, थोड़ी सी तेलुगु, ये भाषाएं ठीक ठाक जान लेता हूँ। वैसे तेलुगु जो आपने कहा थोड़ी सी, लेकिन चूंकि बचपन वहाँ बीता और फिर मुंबई आए और 5 साल की उम्र में यहाँ पहुँच गया था मुंबई। और उसके बाद बोर्डिंग स्कूल में अजमेर में पढ़ाई लिखाई की। अच्छा, तो वो किस सिलसिले में अजमेर कैसे पहुँच गया? अजमेर में एक मेयो कॉलेज है जो करीबन 150 साल पुराना कॉलेज है और विश्व में बहुत विख्याति है उसकी, बहुत सुप्रसिद्ध कॉलेज है, बहुत बड़ा नाम है उस कॉलेज का। और इसीलिए मैंने चाहा कि वहाँ जाके अपनी पढ़ाई करूँ और वहाँ पढ़ने गया था मैं। और फिर मुंबई में जो सिलसिला शुरू हुआ मिठी बाई से, तो मिठी बाई में तो इवेंट्स बहुत होते हैं और यहाँ का जो माहौल है आसपास का पूरा फिल्मी लगा होगा आपको, तो वहीं से शुरुआत थी स्टेज की? बिल्कुल। कंपेटिटिव थिएटर, एमेच्योर थिएटर बहुत किया मिठी बाई में, बहुत कॉम्पिटिशन्स में उतरा, बहुत सीखने मिला, बहुत कॉन्फिडेंस, बहुत एक्सपोजर मिला। और मुझे याद है कि कॉलेज के पहले साल रूपा शाह मैडम हमारी प्रिंसिपल हुआ करती थी और मैं उनसे मिलने गया। मैंने कहा कि मैम बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिसमें हमारा कॉलेज पार्टिसिपेट ही नहीं करता। तो उन्होंने कहा तो क्या किया जाए? मैंने कहा आप मुझे ये जिम्मा दे दीजिए, जितने कल्चर फेस्टिवल्स होंगे उन सब में मैं यहाँ से टीम बनाऊंगा और आप ज़रा सा सपोर्ट देने, आपके पीछे जितनी खाली शेल्व्स हैं ये सारी शेल्व्स भर दूंगा मैं ट्रॉफीज़ और कप्स लाके। और 2 ही साल में वो सारे शेल्व्स भर गए और उन्होंने मंच पर अनाउंस किया जो हमारा एनुअल डे हुआ करता था फंक्शन, उस पर मुझे ट्रॉफी दी, मंच पे अनाउंस किया कि विवेक ने मुझे ऐसे कहा था और देखो बात पर खरा उतरा और अब मैं और शेल्व्स डलवा रही हूँ अगले 3 साल के लिए। बड़ी खुशी की बात है और हम चाहेंगे हमारी चर्चा को थोड़ा सा विराम देंगे और हम चाहेंगे सुनने वालों को अपनी पसंद का कोई गाना आप सुनवाइए यहाँ पर। चलिए, बहुत बढ़िया। सुनने वालों से, श्रोताओं से दिल का रिश्ता है, तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि उनके लिए मेरी पिक्चर मस्ती का गाना दिल दे दिया है। जान तुम्हें देंगे, हाँ, दिल
सनम, दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। ओ रब दी कसम यारा, रब दी कसम, दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। कैसा हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा, रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा। आता नहीं यकीन क्या से क्या हो गया, किस तरह मैं तुमसे बेवफा हो गया। इंसाफ कर दो मुझे, माफ कर दो, इतना ही कर दो करम। दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। बन गया दीवाना, मैंने क्यों सादगी को नहीं जाना। आवारगी में बन गया दीवाना, मैंने क्यों सादगी को नहीं जाना। चाहत यही है कि इस कदर प्यार दूं, कदमों में तेरे मैं दो जहां वार दूं। चैन मेरा ले लो, खुशी मेरी ले लो, दे दो मुझे दे दो सारे गम। दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। कह रहे मेरी कहानी, इन्हें समझो ना तुम सिर्फ पानी। मेरे अश्क कह रहे मेरी कहानी, इन्हें समझो ना तुम सिर्फ पानी। रो रो के आंसुओं के दाग धुल जाएंगे, इनमें वफा के रंग आज घुल जाएंगे। पास तुम रहोगी भूल अब ना होगी, करूंगा ना तुम पे सितम। दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। ओ रब दी कसम यारा, रब दी कसम, दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम।
दोस्तों, मस्ती फिल्म का गाना सुनवाते सुनवाते मुझे लगता है विवेक और मैं दोनों ही बातचीत की मस्ती में आ गए हैं। और अब हम जो सवाल करने जा रहे हैं वो होगा कि विवेक ये बताइए, एक मलाल नहीं है दिल में की जो शुरुआत हुई, आप देख रहे हैं जो लॉन्चिंग होती है वो एक चॉकलेटी हीरो के रूप में, माशाल्लाह आपका चेहरा भी चॉकलेटी है, बाकायदा हीरो लगते हैं आप अगर ऐसे भी उतर जाएं तो। लेकिन कंपनी फिल्म का चंद्रकांत उर्फ चंदू जो आपने चुना, तो कोई मलाल नहीं रहा यार मैं हीरो ही बनता तो क्या रहता है, या सेंट्रल आइडिया वही चुना आपने? मुझे लगता है कि मेरे देखने का नज़रिया उस समय ये था कि मुझे एक एक्टर बनना है, मुझे परफॉर्मेंस करना है, मुझे अलग अलग किरदार प्ले करने हैं। टिपिकल हीरो रॉकेट पे बैठ के जो लॉन्च होते हैं वो बनना नहीं है मुझे। और एक फिल्म में अपनी शोरील नहीं बल्कि अपना परफॉर्मेंस दिखाना है, अपनी सीरियसनेस दिखाना है, जो मैं सीख के आया हूँ, मेरी कला का प्रदर्शित करना है मुझे। तो वो कंपनी उसका ज़रिया बना। और मज़े की बात ये हुई कि वो फिल्म रिलीज़ हुई और एक कैरेक्टर रोल था, एक पावरफुल नेगेटिव ग्रे रोल था वो, लेकिन वो बन गया एक हीरो, लोगों के दिलों में बस गया। और उसके बाद ऑफ कोर्स रोड आई, साथिया आई, दम आई, बहुत सारी अच्छी फिल्में आई जो बहुत चली। एंड मेन लीड में, सोलो हीरो में मुझे बहुत सक्सेस मिली। और मैंने हमेशा कोशिश की कि किसी एक रंग में उतरने के बजाय कहीं कॉमेडी, कहीं रोमांस, कहीं एक परफॉर्मेंस बेस्ड फिल्म, कहीं एक्शन, अलग अलग फिल्म करने की कोशिश की। ग्रैटिट्यूड बहुत है मेरे दिल में। आप पूछ रहे थे कि दिल में कब मलाल नहीं रहता, मेरे दिल में मलाल नहीं है, मेरे दिल में शुक्रान है, मेरे दिल में खुशी है कि एक 12-13 साल के एक अल्प करियर में मैंने शायद 30-38 फिल्में की होंगी, जिसमें से कई सारी ब्लॉकबस्टर्स रही हैं, कई सारी कल्ट या आइकॉनिक फिल्में मानी जाती हैं। उसका हिस्सा बनने का मुझे एक मौका मिला। जितने अवार्ड एक एक्टर जीत सकता है एक करियर के स्पैन में, वो सारे मैंने जीते हैं। कई अवार्ड 2 बार, 3 बार, 4 बार जीते हैं। 13 साल का करियर रहा तो 13 में से शायद 10 साल कहीं ना कहीं किसी न किसी फिल्म या परफॉर्मेंस के लिए नॉमिनेट हुआ हूँ। तो ये जो खुशकिस्मती है, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले से। बेशक ये तो कहना होगा कि आपकी तमाम जो इस करियर की फिल्में रही हैं 13-14 साल की, और उसमें जो आपका पूरा शानदार प्रदर्शन रहा है, उसमें टाइप्ड नहीं कहा जा सकता आपको, ये तो हम मानते हैं, सुनने वाले भी मानेंगे। लेकिन बीच में आपने जिक्र किया था साथिया का, जी, शाद अली जी, कैसे मुलाकात हुई और साथिया का जो किरदार था उसमें कितनी मेहनत आपने की थी? शाद और मैं बचपन के दोस्त रहे, और फिर जब मैं मेयो निकल गया, अजमेर चला गया मुंबई से, तो हम टच में नहीं रहे बहुत साल। और फिर जैसी मेरी स्ट्रगल चल रही थी, शाद मिला करता था, वो अपनी खुद की स्ट्रगल कर रहा था, मणिरत्नम साहब के असिस्टेंट थे वो। और शाद और मैं मिलते रहते थे, अपनी स्ट्रगल की कहानी एक दूसरे को बताते रहते थे एक साल में कि भाई तेरा क्या हुआ भाई? तो उसने कहा यार मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तू बता अपने हाल। यार मैं ये स्ट्रगल कर रहा हूँ, यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो जैसे ही मुझे कंपनी मिली, शाद को साथिया मिली जी, तो वो ऑलमोस्ट एक टाइम पे हुआ। तो हम दोनों एक दूसरे से मिले, मैं उसे मुबारकबाद देने गया था, और मुबारकबाद देते देते फिर अगले दिन उसी का फ़ोन आया कि यार एक प्रॉब्लम हो गई है। मैंने कहा क्या हुआ? तो उसने कहा कि मुझे हीरो नहीं मिल रहा। और उसने काफ़ी हीरोज़ के लिए ट्राई किए, लेकिन सब ने फिल्म को मना कर दिया। और रानी मुखर्जी फाइनल हो गई थी, लेकिन उसे हीरो नहीं मिल रहा था। तो उसने कहा विवेक यार तुझे करना पड़ेगा ये फिल्म। तो मैंने कहा यार मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरी तो अभी फिल्म शुरू हो रही है, यार कुछ ना कुछ करके डेट्स एडजस्ट कर लेंगे, पैरेलल शूट कर लेंगे। लेकिन मैंने कहा यार इस चीज़ के लिए मुझे रामू जी से परमिशन लेनी पड़ेगी, मुझे उनसे आज्ञा लेना पड़ेगा कि एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। और दोनों बिल्कुल अलग किस्म के रोल हैं जी, एक बिल्कुल रफ टफ, दाढ़ी वाड़ी, बाल वाल बिखरे हुए, इसमें क्लीन शेवन, कैसे मैच कर पाऊंगा? तो उसने कहा हम कुछ भी करके एडजस्ट कर देंगे यार, तू बस हाँ कह दे, और मुझे आज तेरी ज़रूरत है, बस मेरा आज समर्थन कर दे, सपोर्ट मी। फिर मुझे आदित्य चोपड़ा ने अपने घर बुलाया, मैं उनसे मिलने गया। उन्होंने कहा कि यार हम चाहते हैं कि आप ये फिल्म करें। मैंने कहा आपने तो मेरा काम भी नहीं देखा। तो उन्होंने कहा नहीं, बहुत तारीफ सुनी है राम गोपाल वर्मा साहब से, अंडर प्रोडक्शन शूटिंग तो चल रही है आपकी, हम चाहते हैं कि आप ये फिल्म करें। अब वो आदित्य चोपड़ा थे,
तो यश अंकल के आशीर्वाद लिए और फिल्म साइन की। और जब पैरेलल शूटिंग चलती थी तो बड़ा मुश्किल होता था, खासकर मुझे याद है कि कंपनी का जो क्लाइमैक्स सीक्वेंस था, एक्शन सीक्वेंस था, और साथिया का जो क्लाइमैक्स सीक्वेंस था जब रानी मुखर्जी अस्पताल में लेटी हैं और मैं वहाँ पे अस्पताल में शाहरुख खान साहब ने जो गेस्ट अपीयरेंस किया था, तो उस सीक्वेंस के दौरान दोनों शूटिंग पैरेलल चल रही थी। दिन में मैं शूट करता था कंपनी के लिए, रात भर शूट करता था साथिया के लिए। और इतनी मेरी जो हालत खराब हुई कैरेक्टर्स चेंज करने में, लेकिन ऊपर वाले की ऐसी मेहरबानी रही कि दोनों फिल्म्स बहुत बड़ी सुपरहिट हुई। तो यहाँ मैं समझता हूँ आपकी भी इच्छा होगी, मुस्कुराहट बता रही है आपकी, साथिया का गाना सुना जाए। बिल्कुल, साथिया के तो सभी गाने बहुत प्यारे हैं। सबसे फेवरेट गाना साथिया में चुपके से, गुलजार साहब ने इतनी खूबसूरती से लिखा है वो गाना, खासकर जो बीच के शब्द हैं। लेकिन मैं गाता नहीं, वैसे याद करना चाहूँगा जब वो कहते हैं, दोस्तों से झूठी मूठी दूसरों का नाम लेके तेरी मेरी बातें करना। क्या बात है। आइए, बड़ी नज़ाकत से आपने इस बात को बयां किया है, सुनते हैं गाना। दोस्तों से झूठी मूठी दूसरों का नाम लेके तेरी मेरी बातें करना, प्यारा रात से दिन करना, लंबी जुदाई तेरी बड़ा मुश्किल है, आहों से दिल भरना, यारा रात से दिन करना, कब ये पूरी होगी दूर ये पूरी होगी, कब ये पूरी होगी दूर ये पूरी होगी, रोज सफर करना, यारा रात दिन करना। चुपके से रात की चादर तले, चांद की भी आहट ना हो, बादल के पीछे चले कतरा कतरा, गले कतरा कतरा, रात भी ना हिले आधी आधी, रात भी ना हिले आधी आधी, चुपके से लग जा गले रात की चादर तले। मेरी बातें करना, यारा रात से दिन करना, लंबी जुदाई तेरी बड़ा मुश्किल है, आहों से दिल भरना, यारा रात से दिन करना, कब ये पूरी होगी दूर ये पूरी होगी, कब ये पूरी
वो सफर करना, यारा रात दिन करना। तुझ बिना पगली पुरवई, तुझ बिना पगली पुरवई, आंखें मेरी चुनरी में भर गई। तू कभी ऐसे ही गले लग जैसे पुरवई, गले लग जैसे पुरवई। साथिया सुन तू, कल जो मुझको नींद ना आए, पास बुला लेना। गोद में अपनी सर रख लेना, लोर सुना देना। चुपके से लग जा गले, रात की चादर तले। चांद की भी आहट ना हो, बादल के पीछे जले। जले कतरा कतरा, गले कतरा कतरा। रात भी लाहिले आधी आधी, रात भी लाहिले आधी आधी। चुपके से लग जा गले, रात की चादर तले। चांद की भी आहट ना हो, बादल के पीछे चले। आपने कहा कि मैं गाता नहीं हूँ, जी। और साथिया फिल्म का गाना ज़रूर सुनवाया, पर्दे पर गाया है आपने, लेकिन हमने कहीं चुपके से ये पता किया है कि आप बजाते अच्छा हैं। क्या बजाते हैं? संगीत का शौक कैसे लगा आपको? मैं गिटार अच्छी तरह से प्ले कर लेता हूँ, ठीक ठाक। और गिटार का शौक मुझे बचपन से था, लेकिन बजाने तब लगा जब मुझे ओमकारा फिल्म के लिए विशाल भारद्वाज जी ने कहा कि विवेक आपको ये गाना लाइव प्ले करना है। और करीना कपूर के साथ एक बहुत प्यारा सीन था जब वो आई जस्ट कॉल टू से आई लव यू गाना था, उसे सीखने की कोशिश कर रही हैं अजय देवगन को अपना प्यार जाहिर करने के लिए। और उस सीक्वेंस के लिए मैंने काफ़ी फिर से गिटार को पिकअप किया और काफ़ी उसके लिए कड़ी मेहनत की, काफ़ी महीने प्रैक्टिस भी की। किससे सीखा आपने? तो सरोज नाम के एक बहुत बढ़िया गिटार के उस्ताद ही हैं, बहुत ज़बरदस्त गिटारिस्ट हैं और फिल्मों में बहुत बजाया करते हैं। तो विशाल साहब उन्हें इस्तेमाल करते हैं अपने म्यूज़िक जब वो बनाते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि सरोज आएंगे और आपको सिखाएंगे। और काफ़ी मैं प्रैक्टिस किया करता। तो मुझे याद है सैफ बहुत अच्छा गिटार प्ले करते हैं, तो हम आउटडोर में हुआ करते थे, तो वो अपना गिटार निकालते थे, मैं अपना गिटार निकालता था और एक दूसरे के लिए हम लोग जुगलबंदी में बजाया करते थे, बहुत मस्ती करते थे, बड़ा एंजॉय किया करते थे। भाई देखिए, एंजॉय तो हमारे सुनने वाले भी करते हैं, लेकिन कोइंसिडेंट है कि गिटार इस वक्त इस कमरे में मौजूद नहीं है, वरना आपकी इस कला का प्रदर्शन भी हम सुनने वालों को ज़रूर सुनवा देते हैं। बहरहाल फिल्में आप करते हैं, लेकिन एक इंस्पिरेशन की बात होती है जी। फादर आपके खुद स्टार रहे हैं जी। और बड़े बड़े अच्छे एक से एक कैरेक्टर उन्होंने पर्दे पर उभारे हैं जी। क्या आपको लगता है कि इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? परिवेश में मिला या कोई अन्य ऐसे कलाकार हैं फिल्म इंडस्ट्री में जो आप देखते आए हैं, जब से आपको होश आया है कि भाई मुझे कुछ यहाँ से इंस्पिरेशन आ रही है? प्रेरणा तो पिताजी से बहुत मिली, लेकिन जब मैं अमेरिका गया पढ़ने के लिए, मास्टर्स किया जब मैंने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से, तब मुझे बहुत सारी ऐसी फिल्में देखने का मौका मिला जो शायद हिंदुस्तान में मुझे वो एक्सपोजर नहीं मिलता, अलग अलग भाषाओं की, अलग अलग परफॉर्मर्स। और वहाँ पर मैंने कुछ बहुत बढ़िया एक्टर्स का बहुत बढ़िया काम देखा, हिंदुस्तानी एक्टर्स का भी बहुत काम देखा। तो चाहे वो हमारे यहाँ बच्चन साहब हो, अनिल कपूर साहब हैं, या उनसे पहले बलराज साहनी जी, राज कपूर साहब, इन सब की जो एक परफॉर्मेंस हुआ करती थी, ये देख देख कर हम बड़े हुए। लेकिन विदेश जाने के बाद डस्टिन हॉफमैन हो, मार्लन ब्रांडो हो, अल पचिनो हो, इन लोगों का काम देखने के लिए मौका मिला और समझने का मौका मिला बारीकी से। और जब आप कोर्स करते हैं
और एक विद्यार्थी की तरह, एक स्टूडेंट की तरह आप वो फिल्में देखते हैं तो उसमें फिर एक डीपर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कला की, परफॉर्मेंस की। बहुत प्रभावित हुआ मैं आपकी इस बातचीत से कि धारा प्रवाह आप बोलते जा रहे हैं, कहीं रुके नहीं, कहीं फंबल नहीं है, और ये कमाल है स्टेज का। और स्टेज में नो रीटेक, इस बात को आप जानते हैं। बिल्कुल। और लाइफ में भी ऐसा होता है विवेक, कई बार बहुत सफलताओं का दौर आता है और असफलता भी आती है जी। मैं एक आपकी फिल्म को याद कर रहा हूँ, मैंने देखी थी, उसके तमाम गाने मुझे अच्छे लगे थे। उसका नाम है किसना। जी। मैं चाहूँगा कि उसका जिक्र हो, उससे पहले एक गाना अपनी पसंद का और सुनवाएं आप यहाँ पर। किसना फिल्म का ही बहुत प्यारा गाना है, हम हैं इस पल यहाँ। वो सुनते हैं। कभी कभी हम एक दूसरे को खोकर भी तो प्यार को ऊंचा दर्जा देते हैं, जुदा रहकर प्यार की ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। हर प्यार मिलन तो नहीं, जुदाई भी तो एक प्यार है। हम हैं इस पल यहाँ, जाने हो कल कहाँ। हम मिले ना मिले, हम रहे ना रहे, रहेगी सदा यहाँ प्यार की ये दास्तां, सुनेंगे सदा जिसे ये ज़मीं आसमां। जानी हूँ कल कहाँ, हम मिले ना मिले, हम रहे ना रहे, रहेगी सदा यहाँ प्यार की दास्तां, सुनेंगे सदा जिसे ये ज़मीं आसमां। रंग ढल जाते हैं, दिन बदल जाते हैं, रातें सो जाती हैं, राहें खो जाती हैं, प्यार खोता नहीं, प्यार सोता
हम मिले ना मिले, हम रहे ना रहे, रहेंगी सदा यहाँ प्यार की ये दास्तां, सुनेंगे सदा जिसे ये ज़मीं आसमां। गाना तो आपने सुनवा दिया। किसना फिल्म की जो एक शुरुआत थी, जो एक कैरेक्टर था और जितनी उम्मीद थी बॉक्स ऑफिस के जरिए कहें, लेकिन लोगों के जहन में फिल्म है, लेकिन जो एक आर्थिकता की प्रदर्शन वाली बात है वो नहीं कर पाई थी। तो आपका क्या कहना है कि कहाँ कमी रह गई थी और सुभाष घई साहब ने किस तरह से अप्रोच किया था आपको? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी खुशकिस्मती है कि मैं शायद बहुत सारे ऐसे लेजेंडरी डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला है। और घई साहब हिंदुस्तानी सिनेमा के एक स्तंभ हैं, एक पिलर हैं, जो उन्होंने 25-30 साल सिनेमा का जो उनका दौर रहा उसमें उन्होंने आइकॉनिक फिल्म्स बनाई। और आज भी खासकर विदेश जब मैं ट्रैवल करता हूँ, ओवरसीज़ में किसना बहुत बड़ी हिट रही, और जब भी विदेश जाता हूँ लोग बोलते हैं क्या फिल्म है। हर फिल्म का एक समय होता है। और घई साहब मुझे हमेशा कहते थे कि लगता है ये फिल्म हमने थोड़ा समय से पहले बना दी, क्योंकि उनसे एक्सपेक्टेशन हमेशा रहती थी एक मसाला एंटरटेनर की। और पहली बार किसना जैसा सब्जेक्ट था जिसमें संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी विचारधाराएं, इन सब चीज़ों पर फोकस रहा। और विदेश में लोगों ने इस चीज़ को बहुत सराहा, खासकर जो NRI हैं, जो अपने आप को थोड़ा सा अपने मातृभूमि से दूर, अपनी मिट्टी से दूर महसूस करते हैं। उन लोगों को ये फिल्म बहुत पसंद आई, बहुत सराही इस फिल्म को। फिल्म ने आर्थिक व्यवसाय भी बहुत ज़बरदस्त किया, बिजनेस बहुत बढ़िया रहा। लेकिन हिंदुस्तान में लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि सुभाष घई की फिल्म होगी, खूब मार धाड़ काट एक्शन ज़्यादा होगा। बट फिल्म की जो पिच थी, जिस तरह से फिल्म को प्रमोट करना था, वो उसमें हम कहीं चूक गए। और लोगों को लगा कि बहुत बड़ी एक्शन फिल्म है, लेकिन फिल्म का जो सोल था, फिल्म की जो आत्मा थी, वो हमारी संस्कृति और संस्कार की बात थी। यहाँ आपने एक बात जो मुद्दे की कही है, और टाइमिंग भी गलत था मेरे ख्याल से। तो होता है कई बार, लेकिन फिर भी किसना लोगों के जहन में रहेगी जी। और आने वाले यकीनन 15-20 साल बाद वो क्लासिक फिल्मों में शुमार है। मुझे लगता था जब ये फिल्म के बारे में लोग काफ़ी हिंदुस्तान में काफ़ी बोल रहे थे कि भाई नहीं चली, पिक्चर अच्छी नहीं है, और सुभाष जी ने मुझे उसी मंडे ट्यूसडे को कह दिया था फिल्म की रिलीज़ के बाद कि मुझे कोई रिग्रेट नहीं है अगर ये फिल्म नहीं चले तो भी, मेरी बहुत बड़ी एक क्लासिक मानी जाएगी आज से 10-15 साल बाद। तो तब मुझे लगा, क्योंकि मैं भी काफ़ी यंग था और इतनी मैच्योरिटी नहीं थी जो आज है, तब मुझे लगा कि ठीक है यार, जब फिल्म फ्लॉप होती है तो सभी ऐसा कहते हैं। लेकिन आज जब वो फिल्म टेलीविज़न पर आती है, तो चाहे ट्विटर हो, फेसबुक पर हो, या चाहे मुझे SMS व्हाट्सएप हो, इतने आ जाते हैं कि क्या बात है भाई, क्या फिल्म की कहानी और क्या आपका परफॉर्मेंस। तो जब वो व्हाट्सएप पढ़ता हूँ, वो मैसेजेस पढ़ता हूँ, तो सुभाष जी को बहुत दिल से याद करके बहुत प्यार भेजता हूँ। आपने अभी जिक्र किया था कि चलिए वो गाना भी सुनवा दीजिए, किसना का टाइटल सॉन्ग। वो किसना है। दारे
तट वो जमुना तट फेरे लगाए मुरली बजाए गोपियों के संग रात रचाए मुरली बजैया रात रचैया शाम सनोना है जो है अलबेला मद नैनो वाला जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला वो किसना है वो किसना है वो किसना है वो किसना है किसना है जो है अलबेला मद नैनो वाला जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला वो किसना है वो किसना है वो किसना है किसना है प्यार में डूबी प्यार में खोई प्यार की धुन में जागी न सोई प्यार में डूबी प्यार में खोई प्यार की धुन में जागी न सोई दुनिया से है वो अनजानी सब कहते हैं प्रेम दीवानी किसना से मिलती है भूल के हर बंधन हो किसना की माला की जपती है वो जोगन वो राधा मधुर मधुर सा रूप है जिसका श्वेत श्वेत रंग जिसका सुंदर तन मन सुंदर चितवन सुंदर है अंग जिसका प्यार है सागर से भी गहरा इतना बेसंग जिसका वो राधा है वो राधा है वो राधा है राधा है जो है अलबेला मद नैनो वाला जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला वो किसना है वो किसना है वो किसना है किसना मेरा देखा तो दीवानी किसना हम पर दीवानी वो राधा वो राधा है वो राधा है राधा है आज के मेहमान। इस कार्यक्रम में आज
हमारे साथी राजेंद्र त्रिपाठी के साथ अपनी यादों के दिए जलाए सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता विवेक ओबेरॉय ने। आज आपने सुना इस बातचीत का पहला भाग। इसका दूसरा और अंतिम भाग हम आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग में तकनीकी सहयोग दिया HR पाटले और प्रदीप शिंदे ने। प्रस्तुति सहयोग दिया PKA नायर ने और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया अनीता वेस्ली पटेल ने। अब दीजिए अनुमति। नमस्कार। आज के मेहमान। पिटारा